सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम स्टडी विद रोशन गुप्ता। और हम लोग एसएसटी की सीरीज के साथ चल रहे थे। हमने हिस्ट्री के ऊपर 5 वीडियोस पढ़ी थी जिसमें हमने 2 चैप्टर्स कवर किए थे। अब इकोनॉमिक्स को चालू करने वाले हैं और इकोनॉमिक्स में फर्स्ट चैप्टर है विकास यानी कि डेवलपमेंट। आज हम लोग डेवलपमेंट वाला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स हैं। यार एक बच्चे ने कमेंट कर दिया, सर आप तो देख देख के पढ़ाते रहते हो। भाई इसमें ऐसा कुछ नहीं, बस कुछ कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, वो भी बड़ी गंदी गंदी राइटिंग्स में, है ना। इसमें पूरी एक्सप्लेनेशन नहीं है क्योंकि जब मैं वीडियो एडिट करता हूँ ना तब मैं वो बगल में फोटोज लगाता हूँ उस चीज़ों की। तो इसमें बस कुछ कीवर्ड्स हैं, ठीक है, जिसे देखना पड़ता है, वरना डायरेक्टली पूरा सीक्वेंस में तो याद नहीं है मुझे। चलो, अगर आप लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ऐड होना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी है रोशन गुप्ता 1804 एंड फेसबुक आईडी है स्टडी विद रोशन गुप्ता। आप दोनों जगह कहीं भी जाके मैसेजेस कर सकते हो, आपको वहां पर आपको आपका रिप्लाई मिल जाएगा। कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप वहाँ पे कन्वर्सेशन कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग, अगर पुरानी वीडियोस देखनी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मैंने मेरा दूसरा चैनल है रोशन गुप्ता 2.0, उस पर भी जाकर आप सब्सक्राइब कीजिए। उस पर भी लगभग 6-7 वीडियो है, उन्हें भी देखिए। उस उस आईडी से मैंने कमेंट कर रखा है, उस कमेंट पे मैंने सारी प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है। मैथ की भी मैंने ऐसी सारी वीडियो बना रखी है और एसएसटी की बना रखी है, मतलब एसएसटी में हिस्ट्री की बना रखी है, और अभी इकोनॉमिक्स चालू कर रहे हैं। तो सारी चीज़ें नीचे कमेंट बॉक्स में, वहाँ जाइए, वहाँ देखिए और पहले ही देख लो फिर वहाँ जाना। सो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है विकास। इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, अर्थशास्त्र का चैप्टर है। अब विकास सुनते ही आपके माइंड में क्या आता है? देखो, सबसे पहले चैप्टर के नाम को समझ जाओ। अगर आपको चैप्टर का नाम समझ में आ गया ना एसएसटी में, तो आगे कुछ नहीं है। देखो, चैप्टर के नाम की मीनिंग समझ जाओ, किस चीज से, किस तरह से चैप्टर से रिलेट करता है, और फिर आप रीडिंग कर लो, एसएसटी तो निकल जाएगी। सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट है एसएसटी, बहुत आराम से हो जाता है। बट यह है कि सही तरीका मालूम होना चाहिए। पहले चैप्टर का नाम समझना सारी, और एक बार क्या करो करो, बुक खोल के एक बार रीडिंग कर लिया करो सारी चीजों पर। रीडिंग करने से क्या होती है, स्किल्स बढ़ती है, लिखने का तरीका बढ़ता है, हमें नए नए वर्ड सीखने को मिलते हैं, ठीक है। तो एक बार रीडिंग जरूर किया करो बुक्स को। ये नहीं कह रहा रट्टा मारो, सिर्फ रीडिंग। स्टार्ट करते हैं। देखो, इस चैप्टर में, चैप्टर का नाम है विकास। यहाँ विकास हमारे यानी कि डेवलपमेंट हमारे देश से रिलेटेड है। देखो, कई तरह के देश होते हैं और हर देश चाहता है कि उसकी कंट्री क्या हो, डेवलप हो। अब डेवलपमेंट के क्या बेसिस हो सकते हैं? आप मान लो कि मुझे अमीर बनना है, तो अमीरियत की बेसिक क्या होती है? पैसा, है ना। तो ऐसे डेवलपमेंट का बेस क्या है? अगर क्या क्या हो हमारे पास तो हम कहेंगे कि हम डेवलप हैं, ठीक है। तो देश में डेवलपमेंट से क्या मतलब है? देश के लोगों का डेवलपमेंट होना, है ना। अगर देश के लोग अच्छे होंगे तो कुछ चीजें होती है। सबसे पहला हम कहते हैं इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल यानी कि आर्थिक रूप से। मैंने हमेशा बताया कि जब भी इकोनॉमिक ये वर्ड दिखे ना आपको, इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक, जहां भी ये वर्ड दिखे समझ जाना कि पैसों की बात हो रही है। किसकी पैसों की बात हो रही है? रोकड़े की अब देखो, पैसे तो होने ही होने चाहिए अगर विकास की जरूरत है तो, पहला पॉइंट। दूसरा, देश में जितने भी लोग हैं वो एजुकेटेड होने चाहिए जितना हो सके, ठीक है। एजुकेशन होना चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए? देखो, मैंने यहाँ पे लिख रखा है एजुकेशन हेल्थ इनकम यानी कि एजुकेशन होना चाहिए, लोगों की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, और पैसा होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें हैं, इसका मतलब है कि देश का जो विकास है वो सही है। अब विकास के फॉर्म पे देश को हम दो हिस्सों में बांटते हैं। कितने हिस्सों में बांटते हैं? दो। सबसे पहले आता है आपका विकासशील देश। ऐसा देश जो अभी पूरी तरीके से विकसित नहीं है, उसे विकसित होने के लिए टाइम लगेगा। तो विकासशील देश कैसा पता चलेगा कि ये देश विकासशील है? तो आइए इसके कुछ पॉइंट्सों को पढ़ते हैं। देखिए, पॉइंट्स लिखे हुए हैं, वैसे ही बाद में लगाया मैंने देखो, इसके अंदर लिखा हुआ है विकासशील का औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ, यानी कि जो इंडस्ट्रीज है, जो बिजनेस है, वो जो, मैं किसकी बात कर रहा हूं? विकासशील देश। ऐसे देश जो अभी पूरी तरीके से विकसित नहीं हुए। एक्चुअल में हमारा देश भारत भी अभी विकासशील देश में आता है और धीरे धीरे विकसित देश की ओर बढ़ रहा है। सबसे पहले यहाँ पे जो उद्योग होते हैं, जो इंडस्ट्रीज होती है, जो बिजनेस होते हैं, वो बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ होता है, उतने अपर लेवल का नहीं होता। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट दिख रखा है निम्न प्रति व्यक्ति आय, यानी कि जो पर बंदे की इनकम है वो बहुत ज्यादा कम होती है। अगर कोई विकासशील देश है तो उसकी पर व्यक्ति आय क्या होती है? बहुत कम होती है। अगर कोई कहे कि पर व्यक्ति आय निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो लिखोगे देश की टोटल इनकम अपॉन में टोटल जनसंख्या। टोटल मिला के मैं एवरेज ही तो निकालना है कि भैया टोटल देश ने इतना कमाया और इतने लोग हैं, इतने लोगों में बांट दिया। मान लो, देखो, मैं 10,000 रुपए कमा रहा हूं, आप 8,000 रुपए कमा रहे हो, तो दोनों मिला के 18,000 हो गए, यानी कि 9,000 रुपए। तो आप, मैं 10 कमा रहा हूं, आप 8 कमा रहे हो, लेकिन प्रति व्यक्ति आय कितनी हो गई? 9,000 रुपए हो गई। बात समझ में आ रही? प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, यानी कि हर बंदे पे कितनी इनकम पड़ रही है। अगर मान लो हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय 8,000 है, इसका मतलब ये नहीं कि हर बंदा 8,000 ही कमा रहा है।
कुछ बंदे 6,000 कमा रहे होंगे, कुछ बंदे 10,000 भी कमा रहे होंगे, तो एवरेज करके ले आते हैं, बीच का निकाल लेते हैं। प्रति व्यक्ति आय विकासशील देश की क्या होती है, बहुत डाउन होती है। थर्ड, साक्षरता दर निम्न, या साक्षरता दर, पॉइंट आता है साक्षरता दर क्या है। साक्षरता दर का मतलब होता है कितने लोग पढ़े लिखे हैं, हमारे देश में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, उसे साक्षरता दर कहा जाता है। अगर 2-3 महीने का बच्चा है या छोटा सा बच्चा है, क्या आप उसे जाके पूछोगे तू पढ़ा लिखा है, तो क्या जवाब देगा। तो इसमें भी एक क्राइटेरिया दिया गया है कि ये जो पढ़े लिखे वाली दर है, ये जो साक्षरता दर है, वो हम 7 साल से ऊपर के उम्र के लोगों को हम नापते हैं, यानी कि 7 साल से उम्र ज्यादा होगी तभी उसे साक्षरता दर के काउंटिंग के अंदर रखा जाएगा कि वो पढ़ा लिखा है या नहीं। अगर उससे नीचे कोई पढ़ा लिखा है या नहीं, उसे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अगर कोई विकासशील देश है तो उसकी साक्षरता दर कैसी होगी, कम होगी, ठीक है। ऐसा करके सोचिए, अगर विकासशील देश है यानी कि सारी चीजें कम कम होगी, विकसित देश है यानी कि सारी चीजें अच्छी होंगी, तो साक्षरता दर विकासशील देश की कैसी होगी, कम होगी। अगला पॉइंट, सामान्य रहन सहन, यानी कि जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बहुत ज्यादा क्या होता है, नॉर्मल होता है। नॉर्मल कपड़े, नॉर्मल खाना पीना। जब विकसित देश में पढ़ेंगे ना तो वो सब याद हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसको पलट कर ही तो रखना है वहां पे। चलो, लास्ट वाला पॉइंट है बेहतर स्वास्थ्य का अभाव। जो विकासशील देश होते हैं वहां पे स्वास्थ्य का क्या होता है, अभाव होता है। यहाँ पे उतना अच्छा बेहतर स्वास्थ्य नहीं होता, इतनी अच्छी सुविधाएं नहीं होती, इसलिए यहाँ पे शिशु मृत्यु दर क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। अब पूछोगे शिशु मृत्यु दर क्या है, नेक्स्ट पॉइंट में समझाऊंगा। अभी सबकी शिशु मृत्यु दर क्या है, साक्षरता दर क्या है, बीएमआई क्या है, सारी चीजें आगे आपको पूरी मिलेगी। चलो, तो ये बात कर ली हमने विकासशील देशों की। अब बात करते हैं किसकी, विकसित देश। किसकी, विकसित देश। तो विकसित देश कौन कौन से होते हैं हमारे, तो विकासशील में हमने क्या पढ़ा था कि वहां का उद्योग पिछड़ा हुआ रहता है, तो यहाँ का जो उद्योग होगा, जो नई तकनीकें होंगी और विकसित उद्योग होगा। जो विकसित देश है उसका जो उद्योग होगा वो विकसित होगा और न्यू न्यू टेक्नोलॉजी होगी। जैसे अमेरिका, उसका बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी है तो हम कहते हैं विकसित देश है। चाइना, टेक्नोलॉजी अच्छी है, बेशक आप लोग बुरा मानते हो बट टेक्नोलॉजी तो अच्छी है, तो उसे भी विकसित देश के अंडर में रखा जाता है। उसके बाद उच्च स्तरीय रहन सहन। अभी पीछे रहन सहन कैसा पढ़ा था कि नॉर्मल रहन सहन, यहाँ पे रहन सहन कैसा हो गया, उच्च स्तरीय। अगला पॉइंट, उच्च प्रति व्यक्ति आय। पर बंदे की जो इनकम होती है वहां पे कम, यहाँ पर ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट, उच्च साक्षरता दर, यानी कि पढ़े लिखे लोग यहाँ पर क्या होता है, ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट, लोगों की जो वो होती है हेल्थ, यहाँ पर क्या होती है, अच्छी होती है। तो अगर ये सारे पॉइंट मिलाएं तो विकसित देश और विकासशील देशों के बीच में डिफरेंस तो क्लियर हो गया ना आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट कुछ डेफिनेशंस है, डेफिनेशंस की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको दे रखा है, हाँ ये रहा, देखो सबसे पहला आपका शिशु मृत्यु दर आपको दिख रहा है। अब देखना, शिशु मृत्यु दर आपको मैंने कहा था भी समझाऊंगा, तो देखो जितने भी बच्चे पैदा होते हैं उनमें से कितने बच्चे मर जाते हैं, इसी चीज का ये रेशियो दिखाता है। पहले समझना, जितने भी हमारे देश में बच्चे पैदा होते हैं उसमें से कितने बच्चे मर जाते हैं, इस चीज का रेशियो दिखाने के लिए क्या होता है, शिशु मृत्यु दर का एक रेशियो निकाला जाता है, एक अनुपात निकाला जाता है, ठीक है। अब कहोगे कि सर कैसे, आखिरकार कैसे नापेंगे, एक रेशियो होता है ना, जैसे कि हम लोग आंकड़ों में कहते हैं कि हमारे 80% नंबर आए, इसका मतलब क्या है कि 100 में से 80 है, क्योंकि परसेंटेज का मतलब 100। तो शिशु मृत्यु दर जब भी आंकड़ा नापा जाता है तो वो 1000 पर नापा जाता है। कितने पर नापा जाता है, 1000 पर, कि हर 1000 पैदा होने वाले बच्चों में से कितने बच्चों की डेथ हो जाती है। चलो एक पॉइंट तो हो गया। अब इसमें एक और पॉइंट सुनो, अब बच्चे की डेथ कब होती है ये इंपॉर्टेंट है। क्या पैदा होते ही मर जाए, 10 दिन बाद मर जाए, 3 दिन बाद, है ना, तो ये कंफ्यूजन की पॉइंट होती है। तो सीधा क्या रखा है, 1 साल तक। तो बच्चा पैदा होने के 1 साल तक अगर मर जाता है तो उसे शिशु मृत्यु दर के अंदर क्या किया जाता है, काउंट किया जाता है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अगर कोई पूछे तो खुद से डेफिनेशन बना के बोलनी है कि जो 1000 बच्चे जन्म लेते हैं 1 साल के अंदर जितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है उसे ही शिशु मृत्यु दर कहते हैं। बात समझ में आ रही, खुद से बनाने की कोशिश करो, याद रहेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारा क्या, बीएमआई। बीएमआई क्या होता है, बी से होता है आपका बॉडी, एम से मास, आई से इंडेक्स, यानी कि जो आपका वजन है बॉडी का, जो आपका पोषण है वो सही है कि नहीं। कई सारे देशों में या लोगों में क्या होता है, वो बड़े लोगों का भी जो पोषण होता है, आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा कुपोषण। कुपोषण या फिर अल्प पोषण। अल्प पोषण मतलब लोग पूरी तरीके से पोषण वाला खाना नहीं मिल रहा। लोगों को कैसा खाना नहीं मिल रहा, पोषण वाला खाना नहीं मिल रहा है। जरा पढ़ना, शरीर द्रव्यमान सूचकांक, ये आपका बीएमआई का फुल फॉर्म है हिंदी में, ठीक है। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्या फुल फॉर्म हम इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी वाले बच्चे इंग्लिश में लिख सकते हैं। अगर कोई बच्चा हिंदी मीडियम का है और वो फुल फॉर्म इंग्लिश में लिखना चाहता है तो लिख सकता है, उसे पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है।
शरीर द्रव्यमान सूचकांक पोषण विज्ञानी किसी वयस्क के अल्पोषित होने की जांच करता है। ये जांच करता है बीएमआई कि हमारे देश में जितने भी लोग हैं वो पूरी तरीके से पोषित है कि नहीं, उन्हें न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं। और इसे कैसे चेक किया जाता है? उनके वजन, हाइट और एज के ऊपर चेक किया जाता है। चलो नेक्स्ट वाला पॉइंट है निवल उपस्थित अनुपात। निवल उपस्थित अनुपात का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि 6 से 10 साल की उम्र के बच्चों में से कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं। देखो ये सारी चीजें हम क्यों करते हैं? ताकि हम अपने देश को समझ सकें कि हमारा देश कैसा है, वहाँ का डेवलपमेंट कैसा है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग पढ़े लिखे नहीं है ना। सारी बातों का हमें ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट, 6 से 10 साल के बच्चे अगर स्कूल जाते रहे तो उसी के अकॉर्डिंगली क्या नापा जाता है? निवल उपस्थित अनुपात। डन। सो आज की स्टडीज को हम लोग यहीं तक रखते हैं। इतनी बातें एक कॉपी पर नोट कर लेना। जो भी डाउट हो इंस्टाग्राम या फेसबुक पे मैसेज कर सकते हो, आप कमेंट में लिख सकते हो, प्लस रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जितनी भी बातें आप कह सकते हो। मैं क्या बता रहा था, हाँ, अगर पुरानी वीडियो देखनी है तो कमेंट बॉक्स में एक पिन कर रखा है मैंने कमेंट, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा, पुरानी वीडियोस देख सकते हो। ये पार्ट 1 था, अब इसका पार्ट 2 भी आएगा। पार्ट 2 में हम इस चैप्टर को डन कर देंगे, है ना। और छोटा चैप्टर, ज्यादा चैप्टर बड़ा नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। एक बार बुक में रीडिंग जरूर कर लेना। यहाँ वीडियो देख लो, एक बार बुक रीडिंग कर लो, बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं न्यू वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ।